गुजरात चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने वाले जो लगातार चर्चा में बने हुए हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एआईएमआईएम के ओवैसी जी। सर, एक सबसे अहम मुद्दा जो इस वक्त सामने आया है वो असम के सांसद का बयान है, जिसमें बदरुद्दीन अजमल कह रहे हैं कि हिंदू जो लोग हैं उन लोगों को 18 साल में लड़की की शादी कर देनी चाहिए। नहीं, देखिए, ये मैं इस बारे में मैं नहीं कह सकता कुछ भी, इसलिए कि ये एक इंडिविजुअल पर्सनल चॉइस होता है हर एक इंसान का कि वो शादी कब करे, और फिर वो उन्हीं का चॉइस होता है कि वो कब अपनी फैमिली को माने औलाद पैदा करेंगे। तो ये एक इंडिविजुअल चॉइस है और ये चीज़ मैं नहीं बोल सकता। उनकी राय हो सकती है, मेरी राय ये है कि हर आदमी को, हर महिला को, उसके हस्बैंड को, उनको चॉइस है कि वो कब शादी करें ना करें, कब अपनी फैमिली को पैदा करें, औलाद को पैदा करें, उनका इंडिविजुअल चॉइस है। सर, इसे इंडिविजुअल चॉइस आप कह रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि वो 2-3 गर्लफ्रेंड रखते हैं, शादी नहीं करते, नाजायज़ रिश्ते रखते हैं और 40 साल तक शादी नहीं करते हैं। देखिए, बदरुद्दीन भाई जो बोले हैं वो वही समझा सकते हैं। मैं उनकी तरफ से कुछ नहीं बोल सकता हूँ, मगर लिव इन रिलेशनशिप तो अलाउड है इंडिया में, अलाउड हो गया, लिव इन रिलेशनशिप अलाउड है, 377 जा चुका है। तो अब ये बदरुद्दीन भाई क्यों बोले हैं, किस कंटेक्स्ट में बोले हैं, क्या उनसे सवाल किया गया था, मैं समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा काबिल और बेहतर हैं वो उसका जवाब दे पाएंगे। सर, आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामला चला जो गोधरा में जो दंगाई थे उनको पत्थर मारने वाला मामला है, जिसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये कहा कि जब पत्थर मारे जा रहे थे उसी वजह से वो लोग जो ट्रेन के डिब्बे में लोग थे वो बाहर नहीं आ पाए। उसको लेकर आप क्या कहें? अब चुनाव है तो इसलिए 20 साल पुरानी तमाम बातों को भाजपा कोशिश कर रही है खुरेदने के लिए, निकालने के लिए। अब इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि अब जब रिव्यू पिटिशन बिल्किस बानो ने डाला है तो मोदी सरकार बिल्किस बानो के सपोर्ट में खड़े रहेगी या उसके रेपिस्ट के सपोर्ट में खड़े रहेगी, ये देखना पड़ेगा। सर, लेकिन साथ ही ये कहा कि ये महज पत्थरबाजी का मामला नहीं है, ये जानबूझकर की गई एक साजिश का मामला है। तो हम ये बोलेंगे कि बिल्किस बानो का मामला क्या था, बिल्किस बानो का मामला क्या था, वो तो उसको रेप किए और आपने मोदी सरकार ने, अमित शाह साहब की मिनिस्ट्री ने उनको सीबीआई जज और सीबीआई के ओपिनियन के खिलाफ जाकर उनको छोड़ दिया। अब इसके ऊपर क्या बोलेंगे, इनको बताना चाहिए। अगर वो गोधरा की 20 साल पुरानी बात कर रहे तो वो तो जो भी मुजरिम थे सज़ा भी हुई, कोई केस भी चल रहा है, बात निकले भी हैं, मगर अभी तो बर्निंग इशू और एक जस्टिस का इशू बिल्किस बानो का है। सर, लेकिन गुजरात के चुनाव में 2002 20 साल बाद एक बार फिर मुद्दा बना और दंगों को का जिक्र हुआ, अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कर्फ्यू नहीं लगने की बात कही कि दंगे हुए, गुजरात में दंगे होते थे, तो कांग्रेस का जब शासन होता था दंगे नहीं हुए क्योंकि यहाँ पे बीजेपी का शासन है। तो आपको याद होगा 2020 में जब दरियापुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जब कोविड चल रहा था तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वहाँ के एक प्रेसिडेंट कांग्रेस के एमएलए के 5-10 कदम के फासले पर पुलिस ने घुसकर वहाँ पर लोगों को मारा, पीटा, कर्फ्यू का माहौल पैदा कर दिया, 28 लोगों को जेल में डाला, एक 60 साल के बूढ़े को इतना मारा कि वो बेहोश हो गया था। फिर आप देखते हैं कि कर्फ्यू नहीं लगा, मगर मोरबी का ब्रिज गिरता है, 140 लोग मर जाते हैं, वो ओरवे कंपनी का और म्यूनसिपल कमिश्नर गिरफ्तार नहीं होता। खेड़ा में उन बच्चों को महज इल्ज़ाम के ऊपर बीच चौराहे पर लाकर उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, कर्फ्यू नहीं लगा, ये भी फैक्ट है, इसमें कौन इसको डिनाई कर सकता है। लेकिन 2002 के दंगों का जिक्र करना और वेजलपुर में जाके खुद गृह मंत्री ये कहते हैं कि आप बॉर्डर सीमा पर है और यहाँ से अगर आप चाहे तो
किसी को भी अंदर नहीं आने दे सकते। मतलब कुल मिला के अगर देखें तो हर तरीके से एक मुस्लिम वेजलपुर में जो नेशनल हाईवे 8 है, मैं आज अमित शाह साहब को चैलेंज कर रहा हूँ कि एमपी है वहाँ के, वो क्यों डिस्क्रिमिनेशन करते हैं मुस्लिम बाहुल इलाकों से, वो और उनकी सरकार। नेशनल हाईवे 8 में एक तरफ आप देख लीजिए कि वहाँ पर टीपी हो चुका है, हाँ, और वहाँ पर स्कूल है, वहाँ पर पार्क है, वहाँ पर साफ पीने का पानी है, वहाँ पर गंदगी नहीं है। जो मुस्लिम बाहुल इलाका है वहाँ पर कचरे के पहाड़ हैं, गंदगी है, टीपी नहीं लाया जाता, और टीपी लाने की बात हुई तो बोलते कि ऐसा तोड़ के लेकर जाएंगे। और वो बॉर्डर क्रिएट करे हैं, भाजपा क्रिएट की है बॉर्डर। वो देश के अंदर अमित शाह के पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वेजलपुर में उन्होंने एक बॉर्डर क्रिएट कर दिया। वैसा ही बॉर्डर आपको दिखेगा गोधरा में, यानी रोड अंडर ब्रिज बन गया मगर उसका उद्घाटन, इनॉग्रेशन नहीं होता क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल इलाके से जाता है। पानी की, साफ पानी की लाइन वहां पर नहीं जाती है। तो ये भाजपा का ओपन डिस्क्रिमिनेशन है। आप चलिए जहां पर दलित और मुस्लिम रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, कौन सा डेवलपमेंट हुआ बताइए हमको। क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स वहां पर है, किस तरह से लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। 6-6 फीट की गलियां हैं, गंदगी है, कुछ नहीं है वहां पर। तो मैं खुद फिर रहा हूँ ना, मैं तो पैदल फिर के देख रहा हूँ, जाकर देख रहा हूँ, तो मैं खुद अपनी आंखों से देखा हूँ, इसलिए आपसे कह रहा हूँ। साथ ही 2002 के दंगों का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि दंगे हुए, संकल्प किया 2024 में वो जनवरी में संकल्प भी पूरा होगा, राम मंदिर भी वहीं पे बनाया जा रहा है। 6 दिसंबर को किसने सुप्रीम कोर्ट को जाकर झूठा वादा किया था, और झूठा वादा करने के बाद आपने कहा कुछ नहीं होगा, बाबरी मस्जिद को आपने शहीद कर दिया। अगर 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती तो फिर कोर्ट का जजमेंट क्या आता। मैं आज भी कह रहा हूं कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से डिसएग्री करता हूं मैं, क्योंकि वो जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, मैंने उस वक्त भी कहा था, आपके चैनल पर भी कहा, हर जगह कहा कि वो फेथ की बुनियाद पर, आस्था की बुनियाद पर दिया हुआ फैसला था, और उसके बाद कई इश्यूज खुल जाएंगे। अब आप देख रहे हैं काशी का मसला चल रहा है, मथुरा का मसला चल रहा है। अगर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को डिमोलिश नहीं किया जाता तो कोर्ट का जजमेंट क्या आता। और अफसोस की बात यह है कि जब ट्रायल कोर्ट ने कहा कि कोई मुजरिम नहीं है उसका, भाजपा अपील भी नहीं करती उसके खिलाफ। लेकिन गुजरात के चुनाव में इस मुद्दे को लाना, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण या हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति? अच्छा, तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं ना मैडम, मैं आपको गुजरात सरकार का डेटा देता हूं कि मुस्लिम तुष्टीकरण अपीजमेंट कितना हुआ है। परसेंटेज ऑफ मुस्लिम एनरोलमेंट प्राइमरी स्कूल में 8.81, आबादी है 9% के ऊपर। अपर प्राइमरी एनरोलमेंट है 8.57, और जब हायर एजुकेशन मुसलमान जाता है 2.89 हो जाता है। ये अपीजमेंट कर रहे हैं आप मुसलमानों का। और गुजरात के जेलों में अंडर ट्रायल जो है 9% आबादी है मुसलमानों की, तो 19% के करीब अंडर ट्रायल जेल में मुसलमान है। एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट कितने, 1% है। कौन सा अपीजमेंट हो रहा है? आप तो बर्बाद कर रहे हैं। अपीजमेंट हुआ ही नहीं, यहाँ तो आप बर्बाद कर रहे हैं सिस्टमेटिकली उनको, उनके महलों को, उनकी आबादी को। आप कोई सिविक कम्युनिटीज नहीं देते, स्कूल आपने पूरे बंद कर दिए मर्जर के नाम पर। और ये डेटा क्या है फिर बताइए? ये आपका ये अपीजमेंट है या आपका फिर डिस्ट्रक्शन है एक कम्युनिटी के लिए? लेकिन प्रधानमंत्री तो ये कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास और 20 साल भरोसा की भाजपा सरकार। हम ये डेटा दे रहे हैं ना, ये डेटा दे रहे हैं। 8.81 मुस्लिम एनरोलमेंट प्राइमरी में, अपर प्राइमरी में 8.57 और हायर एजुकेशन में 2.89। ये झूठ है क्या? आप चलकर देखिए, जितने उर्दू स्कूल्स आपने मर्जर के नाम पे बंद कर दिए। वेजलपुर में अमित शाह कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको बताते हैं कि फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे स्कूल था, तो आपने कह दिया कि बिल्डिंग नॉट फिट, मगर नीचे कमर्शियल मलगी चल रही है। इतना डिस्क्रिमिनेशन आप करते हैं। कहाँ का सबका साथ सबका विकास? सब झूठ है ये तो डिस्क्रिमिनेशन है जो आपने क्रिएट कर दिया यहाँ पर। साथ ही एक जो मुद्दा सामने आ रहा है, राहुल गांधी ने अपने बयान में ये कहा कि जय श्री राम की जगह जय सिया राम जैसे
जो नारे हैं वो आरएसएस बीजेपी को लगाने चाहिए? छोड़िए ना, गुजरात में चुनाव हो रहा है, मध्य प्रदेश में पैदल 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 चल रहे हैं। यहाँ आना चाहिए था उनको, यहाँ लड़ना चाहिए था। आप चले गए, आप तो वॉकओवर दे दिए भाजपा को यहाँ पर। आप जब पार्टी के इतने बड़े लीडर हैं अपनी पार्टी के, आप यहाँ पर है ही नहीं। आप तो कांग्रेस तो मैदान छोड़ के भाग गई गुजरात से, कुछ है ही नहीं यहाँ पर उनका। अब इस तरह का बयान दे रहे हैं, क्या क्या बोले जा रहे हैं। कभी किसी को बोलते एक्सरसाइज सिखाते हैं कैसे आरएसएस को रोका जाए, कभी ये कहते हैं। अब वो वही जाने वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, हम तो नहीं समझ सकते। वो कांग्रेस के कोई उनका जो स्पोक्स पर्सन होगा वही बतला पाएंगे कि वो क्या बोलना चाह रहे, क्या करना चाह रहे। ओवैसी जी, एक आपकी रैलियां होती है तो आपकी रैलियों में विरोध भी होता है। लोग जो है मुस्लिम बहुल इलाके में लोग आपको काले झंडे भी दिखाते हैं, गो बैक के नारे भी लगाते हैं। कम से कम मेरा नाम तो आ गया उनकी जबान पर, यानी हम उनके दिलो दिमाग में घुस चुके हैं। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंपेन करते हैं तो आप एमएलए के घर के सामने से, कांग्रेस के एमएलए घर के सामने से जाते हैं तो एक तरफ पटाखे फूट रहे हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं, तो ये बेचारे अपनी तकलीफ का इजहार कर रहे हैं, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। रिकॉर्ड देखिए, दरियापुर में यही एमएलए के घर के सामने 2020 में मुस्लिम महिलाओं को, गरीबों को पीटा गया था। उनको इतनी हिम्मत नहीं हुई कि घर से निकलकर उनको बचा सके, कुछ बोल सके। तो ये चलता है, डेमोक्रेसी है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए ये बताइए, 14 कैंडिडेट आपने खड़े रखे हैं, 13 कैंडिडेट तो कांग्रेस ने खरीद लिया उसको, बेचारा जमीर फरोश निकला, तो 13 है। और हम लोग तो बहुत मेहनत किए हैं, हमारे कैंडिडेट्स भी बड़े मेहनत किए हैं, और बावजूद इसके कि कांग्रेस उन पर बहुत कोशिश की, उनको जो भी तरीके से मरोने वो लोग ठहरे रहे, मैदान नहीं छोड़े हैं। हम सब लोग मेहनत किए हैं, हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला उनको कामयाबी मिलेगी। सर कितनी सीट देते हैं? 13 में से कितनी आएगी? देखिए, ये मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, नंबर 1, ना मैं जोशी हूँ, तीसरा कोई पॉलिटिशियन नहीं बोलता आपको ये बात। तो मगर हमको यकीन है कि जो मेहनत किए हैं, जो हमको रिस्पांस मिला है, जो मोहब्बत मिली है, हमको यकीन है कि इंशाल्लाह हमारे कैंडिडेट यहाँ से विधायक बनेंगे। सर कहीं ना कहीं वोट कटाओ पार्टी के तौर पर भी आपका नाम आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो पहले फेज में वोटिंग हुई है उसके बाद। सुनिए ना, 13 लड़ रहे हैं, 169 बचे हैं, जीत जाओ ना 169। हम इन प्यारों से कह रहे हैं, अरे भैया तुमको खैरात में छोड़ दिया मैं, 169 जीत जाओ ना, आप क्यों रो रहे हैं? कितना रोएंगे? कितना? ऐसी सीट पे आपने खड़े रखे जहाँ पे कांग्रेस को यहाँ पे मैक्सिमम वोट। देखिए, अमेठी राहुल गांधी हार गए बगैर, हम लड़े, हमारी वजह से हारे राहुल गांधी। अब बताइए आप कौन जिम्मेदार है? तुम आए, कांग्रेस के 16-17 एमएलए पिछले चुनाव में कांग्रेस से जीतकर भाजपा ज्वाइन कर लिए। गोधरा का इनका एमएलए वो भाजपा में चला गया और संस्कार ही कहता है बिल्किस के लोगों को, रेपिस को। आप में कमजोरी है। मैं तो कह रहा हूँ ना, 169 में छोड़ दिया हूँ, 13 में लड़ रहे हैं। आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आप कितना रोएंगे? कितना जाके मम्मी को, पप्पा को बोलेंगे कि ये देखो वो ये बच्चा डरा रहा है मेरे को? अरे छोड़िए, जमहूरियत है, मुझे किसी से इजाज़त लेके लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं लड़ रहा हूँ, जनता तय करेगी। इतनी मोहब्बत जो हम देख रहे हैं, जो लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो यही तो लोकशाही की, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम भी मुकाबला करेंगे, आप भी मुकाबला करेंगे, भारत की जमहूरियत मजबूत होगी। अब आप 27 साल से भाजपा को जीत रही, तो आप जिता रहे हैं भाजपा को। आप मैच फिक्सिंग कर लिए क्या? कुछ सेटिंग हो गई आपकी मोदी से? क्या मोदी ने आपको चाय पिला दी जिसमें मलाई दूध ज़्यादा थी? हैं? एक आप एमपी नहीं जीतता है मुस्लिम 84 के बाद से अब तक, क्यों नहीं जीतता है? ये इनको सोचना पड़ेगा। आप बताइए कि भाजपा क्यों जीत रही है? हम तो पहली मर्तबा आए हैं, पूरे देश में आपकी वजह से भाजपा जीत रही है, तो उस पर कोई नहीं बोलेगा इनको। और जब मैं बोलते हैं बोले आप क्यों बोल रहे हैं? तो कांग्रेस को और ये जो अपने आप को सो कॉल्ड सेक्युलर कहते हैं, उनके बात समझना पड़ेगा कि हम आपकी बात सुनने तैयार नहीं है। आप बराबरी की बात करेंगे, हम सुनने तैयार है। अगर आप बोलेंगे नहीं तुम नीचे आ जाओ, हमारे पीछे चलो, तो वो गया जमाना। कोई पीछे चलने वाला नहीं है, कोई आपको सुनने वाला नहीं है। आप खुद तो अपनी जमीन खो चुके हैं हर जगह पर भारत में। अब किसको आप क्या एक ऐसा, शरद पवार ने सही कहा था कांग्रेस के बारे में
कि ये बहुत बड़ा लैंड ओनर है और समझता है कि अभी भी बहुत हज़ारों एकड़ ज़मीन है, कोई कुछ ज़मीन बाकी नहीं, मतलब लैंड ओनर है खाली, बस कुछ नहीं है अतराफ में। मगर वो बोलते ना, रस्सी जल गई बल नहीं गया, वो हाल गया उनका। ये थे ओवैसी जी। शुक्रिया सर आज तक से बात करने के लिए। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद।